नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे प्यूबर्टी और ईस्ट्रस चक्र के बारे में देखेंगे। आज प्यूबर्टी प्यूबर्टी वह अवस्था है, जीवन काल की वह अवस्था है जिस पर पशुओं में नर और मादा दोनों की बात करें, पशुओं के जो लैंगिक अंग हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं। ठीक है, एक उम्र होती है जिसके ऊपर पशुओं में लैंगिक अंग जो है वो क्रियाशील हो जाएंगे और साथ ही साथ जो युग्मकों का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो वह आयु जिस पर लैंगिक अंग क्रियाशील हो जाते हैं, लैंगिक अंग क्रियाशील हो जाते हैं एवं जननों में युग्मकों का निर्माण शुरू हो जाता है, युग्मकों का निर्माण शुरू हो जाता है। वह अवस्था है, वह जीवनकाल की वह आयु जिस पर लैंगिक अंग जो है वो क्रियाशील हो जाएंगे और साथ ही साथ जो युग्मक हैं उनका निर्माण स्टार्ट हो जाता है। वह अवस्था क्या कहलाती है? यौवनारंभ। ठीक है, प्यूबर्टी कहलाती है। मादा जो पशु हैं उनके अंदर क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद में एक साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है। उस चक्र को कहते हैं हम ईस्ट्रस चक्र। उस चक्र को क्या कहते हैं हम? ईस्ट्रस चक्र कहते हैं। तो मादा पशुओं में प्यूबर्टी आने के कैसे पता लगेगा? क्योंकि उनमें एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट्रस चक्र कहते हैं। ठीक है, और जो नर पशु हैं उनमें भी लैंगिक अंग क्रियाशील हो जाएंगे और वो मादा पशुओं के प्रति आकर्षण जो है वो दर्शाने लग जाता है। तो यह अवस्था क्या कहलाती है? यौवनारंभ कहलाती है। और अलग अलग जो स्पीसीज हैं उनके अंतर्गत ये जो है अलग अलग दिनों की, अलग अलग समय की ये होती है। ठीक है, कितना कितना इसका टाइम है वो हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे बात करें मादा पशुओं में। ठीक है, तो गोवंश में देखें अगर हम, देसी गोवंश यानी जो बछड़ी है की फर्क जो है वो लगभग 18 से 24 माह के की होती है। तब उसमें क्या होती है? प्यूबर्टी की एज होती है। ठीक है, 18 से 24 महीने की जो देसी गोवंश में अपन बछड़ी की देखें उसमें क्या होगा? ईस्ट्रस साइकिल जो वो स्टार्ट हो जाएगा। जो विदेशी गोवंश है, विदेशी गोवंश में 12 से 18 माह पर ही क्या हो जाती है? प्यूबर्टी आ जाती है। ठीक है, यानी 1 वर्ष के ऊपर ही विदेशी गोवंश की जो बछड़ियां होंगी वो 1 साल के अंदर ही हीट में आना स्टार्ट हो जाती है। ईस्ट्रस चक्र उनमें शुरू हो जाता है। इसके अलावा भैंस वंश देखें हम, भैंस में भी मुर्रा जो है बुफेल है वो थोड़ी जल्दी आ जाती है, लेकिन अल्टीमेट हम देखेंगे 18 से लेके 36 माह तक, यानी 1.5 से लेके 3 वर्ष के मध्य जो है पशु जो है, माता पशु भैंस वंश का, वो पहली बार हीट के अंदर आता है। ऐसे हम देखिए भेड़ के अंदर, भेड़ में प्यूबर्टी की उम्र है 6 से 12 माह। बकरी है, बकरी के अंदर जो प्यूबर्टी की उम्र है वो है 5 से 12 माह। कुतिया, इसमें भी जो प्यूबर्टी की एज है वो 6 से लेके 12 माह तक होती है। ठीक है, सुअरी, पिग जो है, मेल फीमेल पिग जो है उसके अंदर भी जो एज है वो 5 से लेके 10 माह तक होती है। ठीक है, तो ये मादा पशुओं की बात करते हैं। विभिन्न मादा पशुओं में प्यूबर्टी की एक एज होती है। इस प्यूबर्टी को जो है प्रभावित करने वाले जो कारक उनके बारे में हम देखें। यौवनारंभ को प्रभावित करने वाले कारक कि ये एक जो एज है वो कुछ में प्राणियों में आप देखोगे जल्दी आ जाते हैं, 12 महीने के ऊपर ही आ जाएगी कुछ बछड़ियां, और कुछ बछड़ियां जो 24 महीने में भी नहीं आती। ये जो मुख्यतः डिपेंड करता है वो किसके ऊपर है? पोषण के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट है पोषण। अगर पशु का पोषण सही होगा तो वो ज्यादा ग्रोथ करेगा, जल्दी ग्रोथ करेगा और प्यूबर्टी जो है वो जल्दी गहन कर पाएगा। ठीक है,
और पोषण के साथ में ही हम बात करें, दूसरा इसका जो है शरीर भार। एक प्यूबर्टी के लिए निश्चित शरीर भार का होना भी आवश्यक है। जैसे कि हम बात करेंगे बछड़ियों की बात करें, हम हीफर में बात करें तो लगभग 1.5 से 2 क्विंटल जो वजन उस बछड़ी का होना चाहिए एट द टाइम ऑफ, जब हम सर्विस करवाना चाह रहे हैं, यानी प्यूबर्टी के समय उसका 1.5 से 2 क्विंटल वजन होना चाहिए। तो शरीर भार भी इम्पोर्टेंट है। और शरीर भार कैसे बढ़ेगा? अगर उसको क्या मिलेगा, अच्छा पोषण उसको अगर मिलता है तो शरीर भार भी बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ वातावरण कारक भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर वातावरण प्लीजेंट है, सही मौसम है, ठीक है, तो उसका जो शरीर भार है वो ढंग से बढ़ेगा। अन्यथा मान लो बहुत अत्यधिक गर्मी या बहुत अत्यधिक सर्दी की अवस्था होगी तो क्या होगा, पशु स्ट्रेस में रहेगा और उसका शरीर भार प्रॉपर बढ़ नहीं पाएगा और प्यूबर्टी सही अवस्था उसकी जो है वो आ नहीं पाएगी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की अलग अलग, जैसे हम देखा ही अभी, विभिन्न प्रकार की जो स्पीसीज हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं, उनमें भी जो प्यूबर्टी की जो एज है वो अलग अलग है। जैसे गोवंश में अलग होगी, भैंस वंश में अलग होगी, भेड़ के अंदर अलग है, बकरी में अलग होगी। तो विभिन्न प्रजाति है, उनके अंदर जो गोवंश, ये हम बात करें प्यूबर्टी की जो एज है वो क्या रहती है, अलग अलग रहती है, ठीक है। इसके अलावा लिंग, हमेशा फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी की एज है वो क्या रहती है, कम रहती है, और मेल के अंदर विभिन्न प्रजातियों में हम देखें तो फीमेल के अंदर प्यूबर्टी की एज क्या रहेगी, कम रहेगी। मेल के अंदर जो क्या होगी, यानी नर के अंदर प्यूबर्टी की एज हमेशा ज्यादा रहती है। तो ये यौनारंभ को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक होते हैं। मादा पशुओं के अंदर यौनारंभ के पश्चात, जैसे मैंने आपको बताया, एक निश्चित साइकिल जो है उसके शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य के परिवर्तन होते हैं उसके लैंगिक अंगों में, और उनको हम क्या कहते हैं, ईस्ट्रस चक्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, ईस्ट्रस साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी के हिसाब से भी आपको ध्यान रखना है पूरा, और काफी क्वेश्चन भी इससे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। ईस्ट्रस चक्र, ईस्ट्रस चक्र क्या है, मादा में यौनारंभ के पश्चात, यानी प्यूबर्टी आने के पश्चात एक निश्चित के पश्चात लैंगिक अंगों में निश्चित समयांतराल से कार्य की परिवर्तन होने लगते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ईस्ट्रस चक्र कहते हैं। तो हीफर जैसे हम बात करेंगे, या कोई भी मादा पशु है, उसमें प्यूबर्टी गेन करने के पश्चात, यानी यौनारंभ की आयु के पश्चात, उसके जो जनन अंग हैं, लैंगिक अंग हैं, उनके अंदर कुछ परिवर्तन होंगे, ठीक है। और ये परिवर्तन क्या होते हैं, निश्चित समयांतराल से दोहराए जाते हैं, यानी ये एक साइकिल से चलेगी जो एक टाइम पीरियड के बाद में वापस से रिपीट होगी, बार बार ये दोहराई जाती है। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस उनके जो गोनेड्स हैं उनके अंदर होते हैं, और ये एक परिवर्तन जो है वो निश्चित समय से दोहराए जाते हैं। इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं, ईस्ट्रस चक्र कहते हैं, ठीक है। ईस्ट्रस चक्र की 4 प्रावस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं, प्रोईस्ट्रस, दूसरी है ईस्ट्रस, तीसरी है मेटिस्ट्रस, और चौथी है डाईस्ट्रस। ईस्ट्रस चक्र को 4 प्रावस्थाओं में विभक्त किया गया है। ये 4 प्रावस्थाएं कौन कौन सी है, प्रोईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटिस्ट्रस और डाईस्ट्रस। दोबारा देखने आप,
प्रोइस्टस, ईस्टस, मेटिस्टस और डाइस्टस। ये 4 प्रावस्थाएं हैं जो ईस्टस साइकिल की जो विभिन्न चक्र हैं, इसको 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया, प्रोइस्टस, ईस्टस, मेटिस्टस और डाइस्टस। ठीक है, तो ईस्टस चक्र क्या होता है? मादा पशुओं के लैंगिक अंगों में होने वाले कार्यकी परिवर्तन जो एक निश्चित समयांतराल से दोहराए जाते हैं, और ये कार्यकी परिवर्तन कब शुरू होते हैं? प्यूबर्टी के पश्चात शुरू होते हैं। तो उन कार्यकी परिवर्तनों को हम क्या बोलते हैं? ईस्टस चक्र कहते हैं। ईस्टस चक्र को 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है, प्रोइस्टस, ईस्टस, मेटिस्टस और डाइस्टस। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? विभिन्न पशुओं में ईस्टस चक्र जो है वो अलग अलग दिनों का होता है। ठीक है, यानी जो एक निश्चित समयांतराल से दोहराए जाते हैं, कितने टाइम के बाद में दोहराए जाएंगे। जैसे कि हम बात करें गोवंश में, गोवंश में जो ईस्टस चक्र की अवधि है वो है 21 दिन की। ठीक है, ये हम पिन पॉइंट देख रहे हैं। वैसे ये क्या है कि 18 से लेके 23 दिनों तक हो सकती है, लेकिन हम सीधा पिन पॉइंट बात करें तो ये कितने दिनों की होती है? सामान्य इसी के बारे में पूछा जाएगा। 21 दिनों की होती है, यानी पशु 21 दिन के बाद में वापस वही अवस्था रिपीट होती है। जब तक वो गाभिन नहीं हो जाता तब तक वो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो गोवंश में ये 21 दिनों की होती है। वैसे भैंस में भी ये वही 21 दिनों के समथिंग है। बकरी में 20 दिनों की होती है। भेड़ के अंदर ये है 17 दिनों की। इसके अलावा सुअरी में जो है ये 18 से 21 दिन की है। घोड़ी में भी 21 दिन की है। कुतिया में ये लगभग 6 माह की होती है। ठीक है, ये ईस्टस साइकिल के लेंथ है, मतलब उसकी अवधि है कि कितने दिनों बाद में ईस्टस चक्र है वो रिपीट हो रहा है। पशु गाभिन हो जाएगा तो अलग बात है, लेकिन इसके अतिरिक्त पशु का जो ईस्टस चक्र है वो कितने दिनों से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, गोवंश की जो अवधि है वो 21 दिनों की होती है। ठीक है, भैंस में भी 21 दिनों की है, बकरी में 20 दिन, भेड़ में भी आपको ध्यान रखना है कि 17 दिनों की। ये आपको पूछा भी गया था सवाल। सुअरी में भी 18 से लेके 21 दिन तक होती है। घोड़ी के अंदर भी 21 दिन है, और कुतिया में क्या है 6 माह की होती है। अब एक चर्चा करते हैं कि ईस्टस चक्र की जो नियति होती है, किस प्रकार से ये रिपीट हो रहे हैं, उसके आधार पर हम पशुओं को जो है अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे कि एक तो होता है पशु मोनोईस्टस, नाम से जैसे स्पष्ट है मोनोईस्टस। इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो पशु हैं, इस प्रकार के पशु एक ही बार हीट में आते हैं, वर्ष भर में एक ही बार हीट में आते हैं। पूरे साल में वर्ष भर में सिर्फ एक ही हीट आएगी, सिर्फ एक बार ही हीट में आते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सीजनली मोनोईस्टस पशु कहते हैं। इस पूरे वर्ष भर में एक ही बार हीट में आते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हम देखेंगे जो जंगली जानवर है, शेर वगैरह जो है वो इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो हम कुतिया को भी इसी में सम्मिलित कहते हैं। कुतिया लेकिन वर्ष में 2 बार हीट में आती है। ठीक है, 6 माह से जैसे हमने देखा तो ये 2 बार हीट में आते हैं। तो कुतिया के लिए एक वर्ड जो है हम ये भी कह सकते हैं, सीजनली मोनोईस्टस। बीच के लिए हम ये वर्ड भी यूज किया जा सकता है इसके लिए, सीजनली मोनोईस्टस, यानी ये सीजन में जो ब्रीडिंग सीजन होता है उस सीजन में एक ही बार हीट में आते हैं। और वो ब्रीडिंग सीजन साल में कितनी बार आता है? 2 बार। तो ये साल में वर्ष में 2 बार हीट में आ जाती है, तो इसको सीजनली मोनोईस्टस कहते हैं। और वर्ष में 2 बार हीट में आती है, इसलिए इसका ये टर्म भी यूज कर लिया जाता है कई बार कि ये क्या है? डाईईस्टस। डाईईस्टस यानी साल में कितनी बार हीट में आती है? 2 बार हीट में आती है। लेकिन पर्टिकुलर आपको ये टर्म ध्यान रखना है कि मोनोईस्टस, मोनोईस्टस से तात्पर्य क्या है? मोनो यानी एक, और ईस्टस यानी ईस्टस साइकिल,
यानी साल में कितनी बार आ रही है ईस्टर साइकिल? मोनो यानी एक ही बार आ रही है, ठीक है। डाई का मतलब है 2 बार आ रही है, जैसे कुतिया के अंदर हम बात करेंगे, कुतिया के टर्म जो है ये भी यूज की जा सकती है। सीजनली मोनो ईस्टस यानी एक सीजन जो आता है उसका जो ब्रीडिंग सीजन है उसमें कितनी बार आएगी कुतिया? एक ही बार हीट में आएगी, इसलिए इसको सीजनली मोनो ईस्टस भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें पॉलीइस्टस एनिमल। पॉली यानी बहुमती पशु, यानी ये वर्ष में कई बार हीट में आते हैं, एक से अधिक बार, कई बार हीट में आते हैं। जैसे कि हम बात करें गाय, ठीक है, कैटल जो है, काऊ है, ये जब तक गाभिन नहीं ठहरेगी हर 20 दिन से क्या होगी? हीट में आती रहेगी, हर 20 दिन से हीट में आती रहेगी। बकरियां हैं, हर 20 दिन से जो है वो जब तक गाभिन नहीं होंगी हीट में आती रहेंगी। अपने लक्षण जो है हीट के लक्षण अभी हम देखेंगे क्या लक्षण होते हैं वो प्रकट करती रहती है, जैसे रंभाना, बाल में रहना, ये प्रकट करेगी जब तक ये गाभिन नहीं ठहरेगी। और इसी में ही हम एक और टर्म यहाँ पे देखें, सीजनली पॉलीइस्टस। ये तो पॉलीइस्टस यानी वर्ष भर में इनका सीजन का कोई किसी प्रकार का सीजन नहीं है, पूरे साल भर ब्रीडिंग सीजन है इनका और पूरे साल भर ये हीट में आती रहती है। और कुछ होते हैं जो सिर्फ एक सीजन के अंदर कई बार हीट में आएंगे, जैसे उनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है, जैसे कि हम बात करें भैंस की, तो भैंसें देखेंगे हम गर्मियों के अंदर ये हीट में नहीं आती हैं, जैसे ही बारिश का मौसम आएगा उसके बाद में ये हीट में आना स्टार्ट होती है। और उस टाइम यदि ये गैप नहीं रहती तो बार बार उस सीजन के अंदर बार बार हीट में आएंगी। ऐसे भेड़ है, भेड़ का भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीजन होता है जो स्प्रिंग सीजन है, उसके अंदर ये बसंत के आसपास ये हीट में आती है और बार बार जब तक गैप नहीं रहती हीट में आती रहती है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे? सीजनली पॉलीइस्टस एनिमल कहेंगे, ठीक है। तो हमने देखा मोनोइस्टस। मोनोइस्टस का मतलब क्या होता है? मोनो यानी एक बार, पूरे वर्ष के अंदर सिर्फ एक ही बार हीट में आते हैं, मोनोइस्टस एनिमल कहलाते हैं। कुछ सीजनली मोनोइस्टस यानी एक सीजन के अंदर एक ही बार हीट में आते हैं, जो उनका ब्रीडिंग सीजन जो होता है, प्रजनन काल होता है, उसके अंतर्गत सिर्फ एक ही बार हीट में आते हैं, जिसका हमने एक एग्जाम्पल देखा बिच के अंदर, कुतिया के अंदर। और उसको हम डाईइस्टस भी कह सकते हैं कि साल में 2 बार उनका सीजन आ रहा है और 2 बार हीट में आती है वो, तो उसको डाईइस्टस भी कई जगह उनको डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर हमने एक टर्म देखी पॉलीइस्टस। पॉली यानी बहु यानी एक से अधिक बार, यानी पूरे वर्ष के अंतर्गत एक से कई बार यानी एक से अधिक बार अगर हीट में आ रही है तो उनको हमने क्या बोल दिया है? पॉलीइस्टस हम उनको कह देते हैं। जैसे कि गाय, गोवंश है, बकरियां हैं, ये पॉलीइस्टस एनिमल हैं। और एक टर्म हमने यहाँ पे देखी सीजनली पॉलीइस्टस। सीजनली पॉलीइस्टस क्या होते हैं? ये पशु जो हैं एक सीजन के अंतर्गत एक से अधिक बार, लेकिन आएंगे कब? उसी अपने जो प्रजनन काल के दौरान ना, जो सीजन होगा उसके अंतर्गत ही आएंगे, एक से अधिक बार आएंगे। जैसे भैंस हैं, भेड़ हैं, ये क्या कहलाती हैं? सीजनली पॉलीइस्टस एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ईस्टस चक्र की 4 अवस्थाएं हैं: प्रोइस्टस, ईस्टस, मेटिस्टस और चौथा है डाईइस्टस। प्रोइस्टस, ईस्टस, मेटिस्टस और डाईइस्टस। और हमने पढ़ा कि भाई ईस्टस चक्र के दौरान क्या होते हैं कि जो जननांग है, लैंगिक अंग हैं, उनके अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ईस्टस चक्र कहते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं? जैसे हम सबसे पहले देखें अंडाशय के ऊपर क्या परिवर्तन होता है। तो अंडाशय की संरचना इस प्रकार से है, यहाँ पे ये जनन उपकला है इसकी, इस जनन उपकला से भ्रूणी अवस्था के दौरान ही oogonia बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? oogonia। इस फिजियोलॉजी को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना आपको कि कैसे, देखिए ईस्टस चक्र के दौरान अंडाशय पे क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। और यहाँ पे हम हार्मोन्स का प्रभाव भी देखेंगे, किस हार्मोन के प्रभाव से क्या
नियंत्रण हो रहा है। तो जैसे ही प्यूबर्टी आती है, यौनारंभ शुरू होता है, ठीक है, पशु के जो स्पर्श के संवेदांग हैं, सूंघने के जो संवेदांग हैं, उनकी वजह से हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिवेट होता है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। मादा पशु है, नर पशु की बोलने की आवाज़ सुनती है, सूंघने का जो उसके संवेदांग हैं उनकी सहायता से, स्पर्श के संवेदांग हैं उनकी सहायता से ये हाइपोथैलेमस से हार्मोन सिक्रेट होता है। कौन सा हार्मोन? GnRH। ये हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन का स्रावन कराएगा जिसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जब स्रावित होगा, रक्त में इसकी मात्रा बढ़ेगी। इस हार्मोन का कार्य क्या होता है? फॉलिकल के निर्माण को स्टिमुलेट करना। तो ये हार्मोन अपना काम शुरू करेगा। इस हार्मोन की वजह से क्या होगा? ये oogonia से फॉलिकल का निर्माण चालू हो जाएगा, ठीक है। ये अंडा है, उसके चारों तरफ ये थीका कोशिकाएं बनती रहती हैं। प्राथमिक पुटिका बनेगी, द्वितीयक पुटिका बन जाती है और इस प्रकार से ग्रोथ करते करते एक ग्रोविंग पूरी विकसित पुटिका जिसका नाम है ग्राफियन पुटिका, उसका निर्माण हो जाता है। तो ग्राफियन पुटिका की हमने संरचना देख ली थी। बीच में तो क्या है? अंडा है द्वितीय कुशाइक अवस्था में, फिर जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा और ये थीका कोशिकाएं जो है वो बाहर की तरफ थीका कोशिकाएं होती है। इसकी गुहा को हम क्या बोल रहे हैं? एंट्रम बोल रहे हैं। ये इस प्रकार से ग्राफियन पुटिका का निर्माण हो गया है, ठीक है, किस हार्मोन के प्रभाव से? FSH के प्रभाव से। अब देखिए, ये जो थीका कोशिकाएं थी, ये जो थीका कोशिकाएं हैं, इनसे कौन सा हार्मोन बन रहा था? एक हार्मोन बन रहा था जिसका नाम है क्या? ईस्ट्रोजन। ये बन गई ग्राफियन फॉलिकल बन गई है और इस ग्राफियन फॉलिकल की ये जो थीका कोशिकाएं हैं, इन थीका कोशिकाओं द्वारा एक हार्मोन का निर्माण होता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। और जैसे जैसे ग्राफियन पुटिका बड़ी होती जाएगी, थीका कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन शरीर के अंदर बढ़ता जाता है और ईस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या है? पशु को ईस्ट्रस में लाने का कार्य होता है, पशु को हीट में लाने का कार्य होता है और यहाँ पे पशु जो है हीट के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है, ठीक है। तो ये जो प्रावस्थाएं थी, देखो यहाँ से लेके ग्राफियन पुटिका बनने की अवस्था तो क्या होगी? प्रो ईस्ट्रस अवस्था। समझ रहे बात? ये तो हो गई प्रो ईस्ट्रस अवस्था। और जब ईस्ट्रोजन का लेवल एकदम पीक पे होता है, हाई होता है, तो ये कौन सी अवस्था होगी? दूसरी अवस्था होगी जिसका नाम है ईस्ट्रस अवस्था। प्रो ईस्ट्रस अवस्था पहली और ये होगी दूसरी ईस्ट्रस अवस्था, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल रक्त के अंदर बढ़ जाने से पशु जो है हीट के लक्षण प्रदर्शित करेगा। ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने की वजह से पशु जो है अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है, ठीक है, ब्रह्मांडे लगता है, बालवे जो है उसमें आने लगते हैं वेजाइना से, ठीक है, डिस्चार्ज आने लगता है, वेजाइनल डिस्चार्ज, ये जो लक्षण है वो प्रदर्शित करेगा। तो ईस्ट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा का जो रक्त है उस वजह से यहाँ पे एक फीडबैक मैकेनिज्म जाती है वापस कहाँ पे? हाइपोथैलेमस को, और ये हाइपोथैलेमस GnRH सिक्रेट कराता है और GnRH से इस बार पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन सिक्रेशन करवाता है जिसका नाम है LH हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अब सिक्रेट होगा और इसका काम क्या है? ओव्यूलेशन कराना। ये जो विकसित हुई ग्राफियन पुटिका है, इससे क्या करता है? अंडोत्सर्ग। तो ये फट जाती है यहाँ से ग्राफियन पुटिका और ये जो अंडा है ये बाहर निकल के और नीचे किसके द्वारा ये कैच कर लिया जाता है? ये तो नीचे कैच कर लिया जाता है अंडवाहिनी के द्वारा और यहाँ से ये अंडा जो है वो बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन। और ओवुलेशन किस हार्मोन के कारण से हो रहा है? LH हार्मोन की वजह से हो रहा है। ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, अब देखो कहीं किसी भी स्थान से सजीव सतह फटती है तो वहां पे क्या हो जाता है? ब्लड भर जाता है। यहाँ पे क्या हो गया? ब्लड भर गया, खून भर गया यहाँ पे, ठीक है। वहां पे रक्त स्राव होता है और यहाँ पे इस पुटिका के अंदर क्या बढ़ जाता है? ब्लड बढ़ जाता है और इस अवस्था को हम बोलते हैं कॉर्पस हेमरेजिकम। हेमरेज यानी रक्त स्राव, उसी से क्या बन गया? कॉर्पस हेमरेजिकम, ठीक है। ये कॉर्पस हेमरेजिकम होगी। अब
कुछ प्राणियों में तो ये अंडोत्सर्ग की क्रिया जैसे गौवंश भैंसवंश में देखें तो ईस्ट्रस समाप्त होने के बाद में हो रही है, और जबकि अधिकांश में क्या होती है ईस्ट्रस के दौरान ही ये अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है। ठीक है, ये कॉर्पस हेमरेजिकम बन गया। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे ये जो ब्लड है उसका क्लॉट बनने लगता है, ये क्लॉट बन गया, थक्का बन गया इसका, और ये जो थीका कोशिकाएं थी अब उनका ल्यूटिनाइजेशन हो चुका है, और इन कोशिकाओं को अब हम कह रहे हैं कौन सी कोशिकाएं, ल्यूटीन कोशिकाएं। और इस संरचना का नाम क्या है, कार्पस ल्यूटियम। इस संरचना को हम बोल रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस हेमरेजिकम से कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस हेमरेजिकम से कॉर्पस ल्यूटियम बनने तक की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, मैट ईस्ट्रस अवस्था। जो तीसरी ईस्ट्रस साइकिल की तीसरी प्रावस्था थी वो मैट ईस्ट्रस अवस्था ये कहलाती है। ठीक है, और अब ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो बना रहता है। ठीक है, और ये कार्पस ल्यूटियम यदि पशु ज्ञापिन हो गया तो पूरे गर्भावस्था के दौरान बना रहेगा। अन्यथा क्या होता है कि जैसे ही 8 से 10 दिन पश्चात में क्या होता है, एक हार्मोन का सिक्रीशन होगा जिस हार्मोन का नाम है PGF2 अल्फा। कहां से स्रावित होता है, ये गर्भाशय की कोशिकाओं से एक हार्मोन स्रावित होगा PGF2 अल्फा, और इस हार्मोन को कौन सा हार्मोन बोलते हैं, ल्यूटियोलाइटिक, यानी ये किसको खत्म करेगा, अब Cl को खत्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ल्यूटीन कोशिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित कर रही थी, प्रोजेस्टेरोन। तो ये प्रोजेस्टेरोन की मात्रा शरीर में बनी रहती है, एक पीक लेवल तक पहुंच जाती है। प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जो है पूर्णतया एक प्रकार से बनी रहेगी, जब तक Cl बनी रहेगी तब तक प्रोजेस्टेरोन की मात्रा शरीर के अंदर बनी रहती है, और इस वजह से जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा दूसरे हार्मोन्स ज्यादा सीक्रेट नहीं होंगे। लेकिन यदि गर्भाशय के अंदर गर्भ नहीं ठहरता है तो गर्भाशय की कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया जाएगा 8 से 10 दिन पश्चात, PGF2 अल्फा। और ये PGF2 अल्फा हार्मोन अब क्या करेगा, इस Cl को खत्म करने का प्रयास करेगा, और ये धीरे धीरे Cl जो है वो सिकुड़ने लगे जाएगी, और इस प्रकार से नष्ट होती हुई Cl को हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकन्स। क्या बोलते हैं, कार्पस एल्बिकन्स। और जैसे ही Cl का लाइसिस होने लगेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो कम बढ़ने लग जाएगा, रक्त में उसकी मात्रा कम हो जाएगी। रक्त में मात्रा कम होने के फलस्वरूप वापिस एक फीडबैक मैकेनिज्म जाती है कहाँ पे, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस GnRH सिक्रेट करेगा, GnRH पीयूष ग्रंथि से FSH सिक्रेट कराएगा, FSH फॉलिकल बढ़ाएगा, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, बढ़े हुए ईस्ट्रोजन की वजह से LH सिक्रेट होगा, अंडोत्सर्ग होगा, अंडोत्सर्ग होने से कार्पस हेमरेजिकम बना, कार्पस ल्यूटियम बना। तो इस प्रकार से वापिस ये जो ईस्ट्रस चक्र है वो चलता रहता है। जब तक कि गर्भावस्था नहीं बढ़ेगी तब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल, जैसे Cl नहीं बढ़ी रहेगी तब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल वापस डाउन आएगा PGF2 अल्फा की वजह से, और ईस्ट्रस चक्र जो है वो चलता रहता है। तो ये जो है गौवंश के अंदर 21 दिन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो प्रोईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटिस्ट्रस, और ये जो चौथी अवस्था है डाईस्ट्रस, ये 4 अवस्थाएं जो है वो ईस्ट्रस साइकिल की हैं। तो ये ध्यान रखना कि अंडाशय के ऊपर ईस्ट्रस चक्र के दौरान क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इनको ध्यान में रखना है, और कौन कौन से हार्मोनों के प्रभाव से ये परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है। धन्यवाद।